हेलो स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन में हमने सबसे पहला मेथड हैंड वॉशिंग का देखा था, जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन में स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन वहाँ पे क्या रहता है, हर जगह आपको फुल कवरेज आपको हो सकता है मिले ना मिले, या आपकी स्टडी क्या कहती है। आज हम जो स्टरलाइजेशन का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको फुल व्यू एक स्टरलाइजेशन का दिया जाए। स्टरलाइजेशन मतलब होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन। अगर हम स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो स्टरलाइजेशन एक ऐसी डिसइंफेक्शन टेक्निक होती है, डिसइंफेक्शन का एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि केवल वेजिटेटिव सेल्स ही नहीं बल्कि स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स भी कंप्लीटली किल्ड की जा सकती हैं। मतलब ये एक ऐसा मेथड है डिसइंफेक्शन का जिससे लाइफ के बायोलॉजिकल फॉर्म जितने भी हैं, लाइफ जो है आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं या किल कर सकते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड होता है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये it is a disinfection technique by which not only vegetative cells but spore producing cells are also killed completely। मतलब केवल वेजिटेटिव सेल्स ही नहीं बल्कि स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स भी कंप्लीटली किल की जा सकती है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जिन्हें आप अदर मेथड से नहीं किल कर सकते, जो अपने स्पोर कोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, अपनी बॉडी पर स्पोर बना लेते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जो स्पोर बना करके और ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, या फिर डिसइंफेक्शन जो अदर मेथड्स हैं उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनसे किल नहीं होते हैं। तो आप स्टरलाइजेशन के मेथड के द्वारा उनको किल कर सकते हैं, उनकी स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो है इट किल्स और रिमूव और डीएक्टिवेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बैक्टीरियल लाइफ है या वायरल लाइफ, जो भी है, बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है उसको जो है कंप्लीटली ये किल कर सकता है या रिमूव कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, डीएक्टिवेट कर सकता है, किसी भी फॉर्म की लाइफ हो। ये स्टरलाइजेशन एक एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्शन टेक्निक होती है जिसके द्वारा आप कंप्लीटली किल कर सकते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया या फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज़ को आप कर सकते हैं। तो ये था डिसइंफेक्शन के अंदर जो स्टरलाइजेशन है उसकी डेफिनेशन की बात। अब स्टरलाइजेशन के बाद हम जो स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन के बाद स्टरलाइजेशन के पर्पसेस की बात करते हैं। पर्पसेस क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से पर्पस हैं जिनको फुलफिल करने के लिए स्टरलाइजेशन किया जाता है। पर्पस ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन हम क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एम्स क्या हैं, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो स्टरलाइजेशन आप जानते हैं जनरली अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में या मेडिकल फील्ड में, सर्जिकल प्रोसीजर में, नर्सिंग फील्ड में बात करें तो उसके कुछ मेन पर्पसेस आपको दिए गए हैं। जैसा पहला दिया गया आपको, इन प्रिपरेशन फॉर टेकिंग स्पेसिमेन। आप कोई सैंपल, कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप वायल लेते हैं, सिरिंज लेते हैं, नीडल लेते हैं, इसके थ्रू आप सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। तो कलेक्ट करने से पहले आपको उन स्पेसिमेन को कलेक्ट करने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन करना होता है। आपको स्टेराइल सिरिंज लेनी होती है, एक स्टेराइल आपको निडल लेना होता है, एक वायल जो है वो स्टेराइल होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर अदर बैक्टीरियल या वायरल उसमें कल्चर या वायरल जो एक सैंपल है अगर प्रेजेंट है, आप उसी में दूसरा सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके कारण जो है आपका वो मिक्स हो जाएगा और आपका एक एप्रोप्रिएट सैंपलिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके कारण आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसको कंप्लीटली स्टरलाइज कर लेते हैं जिससे कि अदर बैक्टीरियल इन्वेजन के चांसेस उसमें ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा टू स्टरलाइज कंटामिनेटेड मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो भी कंटामिनेटेड मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लाइक जैसे आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर करने जा रहे हैं, सर्जरी करने जा रहे हैं, उस समय आप क्या करते हैं, आपके फॉरसेप्स होते हैं, आपके सीजर्स होते हैं, उनको आप क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं पहले, क्योंकि वो पहले किसी अलग जो पेशेंट है उसकी सर्जरी में अगर यूज हुए हैं तो वो कंटामिनेटेड होते हैं। या वैसे भी अगर वो रखे हैं फोमाइट्स के रूप में आप देखें तो उनका जो है कंटामिनेशन रहता है, डस्ट पार्टिकल्स उन पे पाए जा सकते हैं,
तो आप उसको यूज़ करने से पहले स्टरलाइज करते हैं। तो आप जो है कंटामिनेटेड मटेरियल इक्विपमेंट्स जो भी हैं, जो अदर लोगों ने टच किए या सॉइली डस्टी हो गए हैं, उनको आप जो है क्लीन करते हैं, उनको स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टू प्रिपेयर एपरेटस यूज फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर्स। बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर बनाने जा रहे हैं आप, पेट्री डिश लेते हैं आप, स्लाइड लेते हैं आप, जो भी कल्चर में यूज कर रहे हैं, कल्चर मीडिया बनाने में जो यूज कर रहे हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर बनाने में जो यूज करने जा रहे हैं आप, मान लीजिए किसी एक बैक्टीरिया का आपने एक सैंपल लिया, उस सैंपल को या उस बैक्टीरिया को आपने कहीं एक अलग कल्चर में इनोकुलेट किया, उसकी ग्रोथ को, उसके रिप्रोडक्शन को एसेस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, लेकिन उसमें एक अनदर बैक्टीरियल इन्वेजन देखने को मिल रहा है क्योंकि वो बैक्टीरिया पहले से पेट्री डिश में प्रेजेंट था। तो उसके कारण वहां पर क्या होता है, एक ऑब्जेक्शन देखने को मिलता है, कहने मतलब एक डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा उस बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन में, उस बैक्टीरियल ग्रोथ में। तो आपको उस चीज से बचने के लिए आपको बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर बनाने से पहले जो एपरेटस आप उसमें यूज करें उसको भी स्टरलाइज करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टू रिड्यूस और एलिमिनेट कॉन्टामिनेंट्स। जो भी कॉन्टामिनेशन कॉज करने वाले एजेंट्स हैं, कॉन्टामिनेंट्स हैं, वो चाहे सॉइल हो, डस्ट हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर कोई अदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, तो उनको हटाने के लिए, उनको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए भी स्टरलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ क्लिनिकल सेटिंग्स में, हॉस्पिटल सेटिंग्स में मेन पर्पसेस जो होते हैं ये आपको यहाँ पर समझाए गए। इसके बाद हम बात करेंगे जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन या टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, जो कि मेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्टरलाइजेशन का एक मेन आप बैकबोन कह सकते हैं, वो होता है। तो हम उसको अब आइए उस पर फोकस करते हैं। मेथड्स और टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन में मेनली दो टाइप्स आपके देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन आपका फिजिकल स्टरलाइजेशन एंड नेक्स्ट वन आपका केमिकल स्टरलाइजेशन देखने को मिलता है। अगर आप स्टरलाइजेशन के मेथड्स की बात करें तो इसमें दो मेन होते हैं। फर्स्ट वन आपका आता है फिजिकल स्टरलाइजेशन एंड नेक्स्ट वन आपको देखने को मिलेगा केमिकल स्टरलाइजेशन। फिजिकल स्टरलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो फिजिकल स्टरलाइजेशन के आगे आप मेथड देखें, जैसे फर्स्ट वन आता है हीट स्टरलाइजेशन। हीट में आप देखेंगे ड्राई हीट, जैसा कि आप इंसिनरेशन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, इंसिनरेशन, फ्लेमिंग, रेड हीट, ये इसके एग्जांपल में आते हैं। ये आपका देखने को मिलेगा हीट स्टरलाइजेशन में, हीट स्टरलाइजेशन के अंदर ड्राई हीट में। इसके बाद नेक्स्ट और आता है हीट स्टरलाइजेशन में मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट को आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर होता है इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे मॉइस्ट हीट अप्लाई करने से पहले टेम्परेचर जो है आप बिलो 100 भी रखते हैं, एट 100 भी रखते हैं एंड अबव 100 भी रखते हैं। ये तीन मेथड से आपको जो है मॉइस्ट हीट के मेथड से भी आपको स्टरलाइजेशन देखने को मिलेगा। हीट स्टरलाइजेशन में आप देखते हैं, फिजिकल स्टरलाइजेशन में हमने हीट स्टरलाइजेशन देखा, जिसमें हीट स्टरलाइजेशन में हमने ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट को देखा। हीट स्टरलाइजेशन के बाद हमारा आता है फिल्ट्रेशन, जो बैक्टीरियल फिल्टर वगैरह का यूज करके और फिल्ट्रेशन के द्वारा स्टरलाइजेशन करते हैं, वो फिल्ट्रेशन में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है इरेडिएशन में। इरेडिएशन में हम क्या करते हैं, आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड जो रेडिएशंस होते हैं, यूवी रेडिएशंस होते हैं, उनको इम्प्लांट करके, उनको जो है अप्लाई करके हम स्टरलाइजेशन करने का काम करते हैं, वो इरेडिएशन में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेशर। प्रेशर स्टरलाइजेशन में आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप पास्कलाइजेशन की बात कर लेते हैं। पास्कलाइजेशन होता है, इसे प्रेशर स्टरलाइजेशन में आप देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है वाइब्रेशंस या साउंड वेव्स की आप बात कर लें, साउंड वेव्स स्टरलाइजेशन, जिसमें अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक जो वाइब्रेशंस होते हैं उनका यूज करके स्टरलाइजेशन किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है सनलाइट। सनलाइट का यूज करके भी स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो ये कुछ फिजिकल मेथड्स थे स्टरलाइजेशन के, जो कि आपको आगे बताए भी जाने हैं, ये आपको आगे इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने एक फ्लो चार्ट बना करके दिखाया है। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल स्टरलाइजेशन को। अगर आप देखें, केमिकल स्टरलाइजेशन के दो पार्ट्स हैं, एक आता है लिक्विड केमिकल
एंड नेक्स्ट हमारा आता है गैसियस केमिकल्स। मतलब ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनका यूज करके हम जो है स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, और ऐसे कुछ गैसेस भी होती हैं जिनका यूज करके स्टरलाइजेशन किया जाता है। अब अगर आप इनके एग्जांपल की बात करें, जैसे लिक्विड उसमें देखते हैं लिक्विड स्टरलाइजेशन में, तो आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड देख लेते हैं, हाइपोक्लोराइड देख लेते हैं, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोराइट, ये कुछ लिक्विड होते हैं, ये कुछ लिक्विड होते हैं जो कि स्टरलाइजेशन मेथड में यूज किए जाते हैं। और गैसियस स्टरलाइजेशन में आप देखते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप देख लेते हैं, ओजोन को आप देख लेते हैं। तो ऐसे कुछ गैसियस एजेंट्स जो भी होते हैं, गैसियस केमिकल एजेंट्स भी होते हैं जिनका यूज करके हम स्टरलाइजेशन करने का काम करते हैं। ये आपको लिक्विड केमिकल्स कुछ दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ आपको गैसियस केमिकल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा आपको जब इन डेप्थ एनालिसिस का किया जाएगा, वहाँ पर केमिकल स्टरलाइजेशन को आप जब एक कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कुछ जो मेजर केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनके नाम, उनका एक्शन, सब कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक जो ब्रीफ समरी बताई गई है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन की, वो ये होती है। फिजिकल स्टरलाइजेशन में आप क्या देख रहे हैं, हीट स्टरलाइजेशन, हीट में ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट का यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन, उसके बाद इरेडिएशन आपका आता है, प्रेशर आता है, इसमें पास्कलाइजेशन का यूज होता है, साउंड वेव्स के थ्रू, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू आप जो स्टरलाइजेशन करते हैं, एंड सनलाइट का भी यूज करके स्टरलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा केमिकल स्टरलाइजेशन में आप देखते हैं लिक्विड केमिकल्स एंड गैसेस केमिकल्स का यूज करके स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो ओवरऑल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन का जो एक ब्रीफ समरी है, एक फ्लो चार्ट है, वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद हम एक एक का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखना शुरू करेंगे। फिजिकल स्टरलाइजेशन जो मेथड है स्टरलाइजेशन का, उसमें सबसे पहला मेथड जो था हमारा हीट स्टरलाइजेशन था। मतलब हीट को अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इक्विपमेंट को स्टरलाइज करना, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया करना। इसमें हीट स्टरलाइजेशन में जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो था ड्राई हीट का। ड्राई हीट का जो एक्शन होता है बैक्टीरियल सेल पर, वो क्या करता है, सबसे पहला एक्शन क्या है, प्रोटीन डीनेचुरेशन करने का काम करता है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनका डीनेचुरेशन करके उनके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, वो ऑक्सीडेटिव डैमेज भी करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज मतलब ऑक्सीडेशन करके और उस बैक्टीरियल सेल को कंप्लीटली डैमेज करना, डैमेज करके उसको किल करना। ये नेक्स्ट इसमें जो ड्राई हीट का इंपैक्ट होता है वो देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, एक और इंपैक्ट आप इसका देखें तो ये टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करता है। ये टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करता है इलेक्ट्रोलाइट लेवल को एलिवेट करके। ड्राई हीट जब आता है तो उसके अंदर का जो एक फ्लूइड लेवल होता है वो ड्राई अप हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट लेवल एलिवेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एलिवेट होने के कारण जो एक टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट होता है बैक्टीरियल सेल में, वो बैक्टीरियल सेल को किल करने का काम करता है। तो ड्राई हीट का जो एक इंपैक्ट होता है स्टरलाइजेशन करने के लिए, वो कैसे बैक्टीरियल सेल को किल करता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें ड्राई हीट के जो मेथड्स होते हैं उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं मेथड्स की, मेथड्स में कुछ मेजर मेथड्स आपको दिए जाते हैं। जैसे पहला मेथड है आपका रेड हीट का मेथड होता है। रेड हीट अप्लाई करके और उसके बाद बैक्टीरियल सेल को किल करना। जैसे कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेटल वगैरह होते हैं, उनको आप जो है स्टरलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें जो है आप मेटालिक स्टरलाइजेशन करते हैं इसके द्वारा। ये आपका रेड हीट आता है। नेक्स्ट आता है फ्लेमिंग, मतलब अंडर फ्लेम, मतलब ओवर द फ्लेम, किसी चीज को पास करके उसका स्टरलाइजेशन करना। एक स्टरलाइजेशन करने के लिए फ्लेम के थ्रू पास किया जाता है जो, उसको फ्लेमिंग कहा जाता है। इसमें जैसे आप देखें तो जैसे कल्चर ट्यूब होते हैं, कल्चर ट्यूब्स हैं, उनका माउथ होता है, उसको स्टरलाइजेशन किया जाता है उसका, और स्लाइड्स होते हैं उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो ये जो है आप फ्लेमिंग के थ्रू स्टरलाइजेशन कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मीन्स टू बर्न आउट। जैसे कोई एक वेस्ट है, कोई बॉडी वेस्ट है या फिर कॉटन स्वैब्स हैं, उनको आप स्टरलाइज करने के लिए, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए इस मेथड का यूज कर देते हैं। जैसे सॉइल्ड ड्रेसिंग वगैरह हो गई, कॉटन स्वैब्स वगैरह हो गए, सॉइल ड्रेसिंग या कॉटन स्वैब्स वगैरह हो गए, उनको इंसिनरेट मतलब टू बर्न आउट कर देते हैं। उसके थ्रू आप उनका डिसइंफेक्शन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हॉट एयर ओवन।
हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का यूज करके भी स्टरलाइजेशन किया जाता है। हॉट एयर ओवन में स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि लगभग 160 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगभग 1 घंटे के लिए एक हॉट एयर ओवन की एक मशीन होती है। उस मशीन के अंदर आप क्या करते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है फॉर 1 आवर आप वहां पर रखते हैं। उसके द्वारा आप वहां पर स्टरलाइजेशन करने का काम करते हैं। उसके द्वारा जो स्टरलाइजेशन होता है, जैसे आप बात करें फ्लास्क का, कॉटन स्वैब का, इसका जो स्टरलाइजेशन होता है ये हॉट एयर ओवन के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं 160 डिग्री टेम्परेचर को और 1 आवर के लिए उसको रखते हैं, जिसके द्वारा एक फ्लास्क या कॉटन स्वैब जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स का स्टरलाइजेशन किया जाता है। इसको यूज करने के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। हॉट एयर ओवन को यूज करने के प्रिकॉशंस होते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है, हॉट एयर ओवन कंप्लीटली एकदम फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। हॉट एयर ओवन एकदम फिल्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन क्या होता है कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसको ओपन करते समय आपको तुरंत ओपन नहीं करना है, आपको इसको पहले ठंडा करना है। एटलीस्ट 2 आवर्स तक आप इसको वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं, उसके बाद ही आप इसको ओपन करते हैं। और उसके बाद जब एक मान लीजिए आप हॉट एयर ओवन यूज करने जा रहे हैं, तो जब उसकी आप फिटिंग कर रहे होते हैं, मतलब हॉट एयर ओवन को फिट कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स को अगर डाल रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए, तो आपको उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो बंद अच्छे से कर दिया गया है, उसको क्लोज अच्छे से कर दिया गया है, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टरलाइजेशन होता है। ये आपका ड्राई हीट का स्टरलाइजेशन का मेथड यहां पर दिखाया गया आपको। इसके बाद हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की बात करने चल रहे हैं। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में नेक्स्ट मेथड हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का आता है। जो हीट स्टरलाइजेशन में आप देखते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का आता है। ये मॉइस्ट हीट का इंपैक्ट क्या होता है, जैसे हमने ड्राई हीट का इंपैक्ट देखा था, वैसे हम मॉइस्ट हीट का इंपैक्ट देखते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होता है कि ये प्रोटीन डीनेचुरेशन करता है, जैसा कि ड्राई हीट भी कर रहा था, और साथ ही साथ ये प्रोटीन के कोएगुलेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। मतलब प्रोटीन को कोएगुलेट कर देता है, ये प्रोटीन को फिक्स कर देता है एक जगह पे। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्रोटीन पाई जा रही है उसको एक जगह पे फिक्स कर देता है, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। उससे डिवीजन जो है, एक बैक्टीरियल सेल को जो एक न्यूट्रिशन मिल रहा होता है वो नहीं मिल पाता है, बैक्टीरियल सेल आगे ग्रो नहीं कर पाती है। तो ये प्रोटीन कोएगुलेशन का भी काम करता है मॉइस्ट हीट। अब मॉइस्ट हीट इंप्लीमेंट करने का, अप्लाई करने का जो मेथड होता है, उसमें 3 मेथड से अप्लाई करते हैं। पहला क्या है, टेम्परेचर जो रखते हैं पहले में बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं पहले मेथड में। दूसरा मेथड आता है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड नेक्स्ट मेथड आता है आपका टेम्परेचर ओवर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 3 मेथड्स होते हैं मॉइस्ट हीट इंप्लीमेंट करने के। तो आइए एक एक मेथड पर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में जो हम फर्स्ट देखते हैं टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या करते हैं, इसका अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसा आप देखते हैं पास्चुराइजेशन करते हैं। पास्चुराइजेशन, मिल्क का पास्चुराइजेशन होता है, फ्रूट जूस का पास्चुराइजेशन होता है। लुईस पास्चर ने जो मेथड दिया था पास्चुराइजेशन का, उसमें जो हम यूज करते हैं टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं। तो पास्चुराइजेशन में यूज किया जाता है। वैक्सीन बाथ की आप बात कर लेते हैं, वैक्सीन बाथ, जिसके अंदर क्या करते हैं, वैक्सीन्स को जो है लगभग 1 आवर तक वैक्सीन्स को रखा जाता है, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्सीन्स को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 आवर तक लगभग रखा जाता है। तो वैक्सीन बाथ किया जाता है मॉइस्ट हीट के अंदर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड मॉइस्ट हीट के अंदर वैक्सीन्स को रख करके वैक्सीन बाथ कराया जाता है, जिससे इसका स्टरलाइजेशन हो जाता है। पास्चुराइजेशन में आप देखते हैं जैसे होल्डर मेथड एंड फ्लैश मेथड, 2 तरीके से पास्चुराइजेशन होता है, होल्डर मेथड एंड फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में क्या करते हैं कि 62.5 या 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लगभग आधे घंटे तक के लिए हम इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। ये होल्डर मेथड में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड में अगर आप देखें तो इसमें जो आप यूज करते हैं लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, उसको 15 to 20 सेकेंड्स तक के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, लगभग 62.5 और 63 डिग्री सेंटीग्रेड ये आप यूज करते हैं अप टू 30 मिनट्स के लिए।
वहीं आप इसकी बात करते हैं फ्लैश मेथड की, इसमें आप क्या करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर 15 टू 20 सेकंड्स के लिए करते हैं। इसके थ्रू आप पास्चुराइजेशन करने का काम करते हैं। लेकिन पास्चुराइजेशन में एक चीज़ ये भी रहती है कि इंस्टेंट कूलिंग भी होनी चाहिए। मतलब जैसे ही आपने इस हीट को अप्लाई किया, इसके बाद आपको इंस्टेंट कूलिंग करनी होती है उस मिल्क की जिसका आप पास्चुराइजेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मेथड इसमें आता है हमारा इंस्पिशेशन का। इंस्पिशेशन के द्वारा भी हम जो है मॉइस्ट हीट का इंप्लीमेंट करके और उसके बाद इसका स्टरलाइजेशन करते हैं। जैसे आप एक इसका एग्जांपल ले लें, एग होता है, इसका सॉलिडिफिकेशन करते हैं। एग का जो सॉलिडिफिकेशन करते हैं, सॉलिडिफाई करने का काम करते हैं, स्लो सॉलिडिफिकेशन करते हैं, वो इंस्पिशेशन मेथड के द्वारा करते हैं, जिसमें हम जो टेम्परेचर रखेंगे वो लगभग 80 डिग्री टेम्परेचर आप इसमें रखते हैं। लगभग 80 डिग्री टेम्परेचर पर इस एग को सॉलिडिफाई किया जाता है, जिस मेथड को इंस्पिशेशन मेथड कहा जाता है। तो ये आपके मॉइस्ट हीट को अप्लाई करने के जो मेथड्स थे यहाँ पर आपको ये दिखाए गए हैं। इसके बाद जो हम मेथड्स की बात करेंगे, मॉइस्ट हीट में ही टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हम टेम्परेचर रखते हैं उस पर हम कैसे मॉइस्ट हीट को अप्लाई करते हैं। मॉइस्ट हीट इंप्लीमेंटेशन में आप देखेंगे टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मेथड होता है, इसमें आप देखें, इसे एक एग्जांपल आप ले लें टिंडलाइजेशन का। टिंडलाइजेशन करते हैं आप, जैसे आप मान लें एग की बात कर लेते हैं या सीरम की बात कर लेते हैं, जिसका आप कल्चर मीडिया बनाने जा रहे हैं, उसका आप कैसे स्टरलाइजेशन करते हैं, उसमें वेजिटेटिव सेल्स को आप कैसे किल करते हैं। उसके लिए अगर आप देखें तो इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का यूज लगभग 30 मिनट्स के लिए 3 सक्सेसिव डेज तक करते हैं। 3 लगातार दिनों तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 30 मिनट्स तक के लिए अप्लाई करते हैं उस सीरम पर, उस एग पर, मॉइस्ट हीट के रूप में। उसके बाद आप इसके थ्रू आप किल कर पाते हैं उसके अंदर जो भी वेजिटेटिव सेल्स हैं या बैक्टीरियल सेल्स होती हैं। ये टिंडलाइजेशन का मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है बॉइलिंग का। बॉइलिंग के द्वारा जो इसमें स्टरलाइजेशन करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसे होते हैं जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जाते ही मर जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरियल सेल को किल करने के लिए आप बॉइलिंग करते हैं। जैसे आप वाटर को बॉईल करके पीने का काम बहुत से लोग करते हैं, उसका स्टरलाइजेशन आप इसके थ्रू करते हैं, बॉइलिंग के थ्रू आप बॉईल कर देते हैं, जिससे उसके अंदर का जो बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर स्टीम को हम अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऐसी थिंग्स को स्टरलाइज करने का काम करते हैं, जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है उस स्टीम का जिसको हम लगा रहे हैं, और उसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, जिसके साथ हम जो है इसके थ्रू इसका स्टरलाइजेशन करने का काम हम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे जो है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मॉइस्ट हीट का इंप्लीमेंटेशन होता है स्टरलाइजेशन करने के लिए, ये मेथड आपको दिखाएगा। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा आएगा मॉइस्ट हीट, जिसमें आप टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर मॉइस्ट हीट को अप्लाई करके कैसे स्टरलाइजेशन किया जाता है, आइए इस पर हम फोकस करते हैं। तो टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मॉइस्ट हीट का कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसमें जो हमारा मेथड आता है वो आता है स्टीम अंडर प्रेशर। मतलब अभी तक हमने हीट को अप्लाई तो किया, लेकिन इसके बाद भी अगर बैक्टीरियल सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं हो रहे हैं, स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप प्रेशर भी उसके साथ रख लेते हैं। बॉइलिंग के साथ या स्टीमिंग के साथ आप यहाँ पर प्रेशर भी अप्लाई कर देते हैं। इसका जो एक एप्रोप्रिएट मेथड जो होता है वो ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव का जो मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि एक ऑटोक्लेव डिवाइस होती है, एक मशीन होती है। उस ऑटोक्लेव डिवाइस के अंदर आप क्या करते हैं, लगभग 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 15 LBS का जो प्रेशर होता है, इसको आप अप्लाई करते हैं। इसको आप अप्लाई करके और उसके बाद स्टरलाइजेशन करने का काम करते हैं। ये जो अप्लाई होगा ये लगभग 15 टू 20 मिनट्स तक के लिए अप्लाई होता है। 15 टू 20 मिनट्स तक के लिए आप इसको अप्लाई करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड को 15 LBS प्रेशर पर। तो ये 15 टू 20 मिनट्स तक अप्लाई करके आप ऑटोक्लेव डिवाइस के अंदर ही इसका स्टरलाइजेशन करने का काम करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टीम होती है लगभग 1600 स्टीम जो है, 1600 ml की स्टीम जो है
ये अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जो टेम्परेचर होता है उसके साथ है 1600 ml की स्टीम जो है वो 1 लीटर ऑफ वाटर बनाने का काम करती है। 1 लीटर ऑफ वाटर में ये कन्वर्ट होती है और इसके साथ साथ 580 कैलोरी एनर्जी भी रिलीज होती है। 580 कैलोरी एनर्जी भी इसके साथ यहाँ पर रिलीज होती है। ये क्या करता है, सॉरी ये 518 रहेगा, लगभग 518 कैलोरीज 1 लीटर ऑफ वाटर एंड प्लस 518 कैलोरीज ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, इसमें जो बैक्टीरियल होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उस ऑटोक्लेव डिवाइस के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स डालते हैं, इन इक्विपमेंट्स को डाल करके उनकी जो है स्टरलाइजेशन करने का काम करते हैं। तो ये ऑटोक्लेविंग का एक मेन प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप स्टरलाइजेशन करने का काम कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है ऑटोक्लेव के बाद, ये हमारा स्टीम अंडर प्रेशर के साथ ही हमारा मॉइस्ट हीट या हीट इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जो स्टरलाइजेशन का काम होता है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। फिजिकल स्टरलाइजेशन में जो हमारा नेक्स्ट मेथड है स्टरलाइजेशन बाय फिल्टर। स्टरलाइजेशन बाय फिल्टर में आप जानते हैं एक बैक्टीरियल फिल्टर का यूज करते हैं। बैक्टीरियल फिल्टर का यूज करते हैं। बैक्टीरियल फिल्टर का यूज करके हम बैक्टीरियल सेल को किसी भी फ्लूइड से बाहर निकालने का काम करते हैं। ऐसे फ्लूइड से जहां पर बैक्टीरियल सेल स्कैंटी पोजीशन में, स्कैंटी कंडीशन मतलब बहुत थोड़ी बैक्टीरियल सेल है, स्कैटरिंग कंडीशन में वो है, वहां पर उनको वहां से निकालने के लिए हम बैक्टीरियल फिल्टर का यूज करते हैं। जो बैक्टीरियल फिल्टर कॉमनली यूज्ड होते हैं उनमें जो साइज होता है 0.015 माइक्रोमीटर का आपको मिल जाता है, 0.12 माइक्रोमीटर का आ जाता है, 0.22 माइक्रोमीटर के साइज में आपको बैक्टीरियल फिल्टर अवेलेबल होते हैं जिन्हें मल्टीपोर फिल्टर्स के नाम से जाना जाता है। मल्टीपोर फिल्टर्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऐसे बैक्टीरियल फिल्टर्स आपको देखने को मिलते हैं जिसका जो आप इसका यूज करके आप स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। बैक्टीरियल फिल्टर का यूज करके आप स्टरलाइजेशन इसमें कर सकते हैं जिसमें स्टरलाइजेशन बाय फिल्टर या स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसका यूज क्यों करते हैं, वाटर को जो है वाटर हो गया आपका या हाइड्रेटेड फ्लूइड हो गया, सीरम हो गया, इनमें स्टरलाइजेशन करने के लिए, इनका स्टरलाइजेशन करने के लिए इस स्टरलाइजेशन बाय फिल्टर या बैक्टीरियल फिल्टर का यूज किया जाता है। अगर हम बैक्टीरियल फिल्टर के ड्रॉबैक की बात करें तो जैसे आप माइकोप्लाज्मा होते हैं, वायरसेस होते हैं, ये बैक्टीरियल फिल्टर में एंटर कर सकते हैं। बैक्टीरियल फिल्टर में इनका एंट्रेंस देखने को मिलता है, ये बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो सकते हैं, तो ये उसका ड्रॉबैक होता है बैक्टीरियल फिल्टर का। तो ये स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर जो कि हमारा होगा स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, इरेडिएशन मेथड। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन में अगर हम देखें, जैसे आप यूवी रेज की बात करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, या फिर आप गामा रेज की बात कर लेते हैं, ये कुछ रेज होते हैं जिनको हम अप्लाई करके बैक्टीरियल सेल को किल करने का काम करते हैं, बैक्टीरियल सेल को वहां से डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनके डीएनए मेकअप, उनके जेनेटिक मेकअप को चेंज करने का काम करते हैं, उनके डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप करने का काम करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं इन रेडिएशंस को अप्लाई करके। तो ये हमारा जो आता है स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन मेथड में देखने को आपको मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड आएगा स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन के बाद स्टरलाइजेशन बाय वाइब्रेशन की बात करेंगे हम सीधा इसमें। स्टरलाइजेशन बाय वाइब्रेशन, स्टरलाइजेशन बाय वाइब्रेशन में क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक, अल्ट्रासोनिक हो गए या सोनिक हो गए, जो साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक साउंड वाइब्रेशंस का यूज करके बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने का काम करना, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करके बैक्टीरियल सेल को किल करने का काम करना जो है ये स्टरलाइजेशन बाय वाइब्रेशन में कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टरलाइजेशन बाय सनलाइट। स्टरलाइजेशन बाय सनलाइट में आप क्या देखते हैं, कुछ चीज़ें आप देखते हैं कि सनलाइट में अगर आप रखते हैं तो उनका स्टरलाइजेशन हो जाता है, उनमें बैक्टीरियल सेल जो है वो खत्म हो जाते हैं। वो कुछ बैक्टीरियल सेल होते हैं जो सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर पाते, वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव करते हैं, तो उनका स्टरलाइजेशन करने के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का स्टरलाइजेशन करने के लिए आप सनलाइट का यूज़ करते हैं। सनलाइट में रख करके आप ऐसे बैक्टीरियल, ऐसे वायरल, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं, जिसे स्टरलाइजेशन बाय सनलाइट कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हमारा आएगा स्टरलाइजेशन बाय प्रेशर आएगा। स्टरलाइजेशन बाय प्रेशर मतलब
क्या है इसमें कि अभी तक आपने हीट को इंप्लीमेंट किया, आपने मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट उसको डाल दिया, अल्ट्रासोनिक रेज, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज किया, रेडिएशंस का यूज किया, उसके थ्रू आप स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। यहां पर क्या है, प्रेशर को अप्लाई करके, जैसे फॉर एग्जांपल आप पास्कलाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। पास्कलाइजेशन जिसमें क्या करते हैं, किसी भी फूड सब्सटेंस को एक प्रोलॉन्ग टाइम तक अंडर प्रेशर रखते हैं, एक प्रेशर के नीचे रखते हैं, एक प्रेशर अंडर प्रेशर रखते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके डीएनए होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, एक्टिवेट नहीं हो पाते उस प्रेशर के कारण, जिसको कहा जाता है स्टरलाइजेशन बाय प्रेशर। प्रेशर से स्टरलाइज करने का काम होता है। तो ये हमारा स्टरलाइजेशन का जो मेन फिजिकल मेथड था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो हम कवर करेंगे वो आएगा हमारा केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, जिसमें हम लिक्विड या फिर गैसियस केमिकल्स की बातें करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, नहीं तो जो भी आपको डाउट लगते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।